ये है क्लास 9th का चैप्टर 4, जो कि इसका नाम है फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। इस चैप्टर में मैंने जो बचा हुआ पार्ट है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें मैंने क्या बताया था कि फूड सिक्योरिटीज़ के 3 डायमेंशन होते हैं: अवेलेबिलिटी, एसेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। मतलब फूड अवेलेबल होना चाहिए, एसेसिबल होना चाहिए, मतलब हम उसको खरीद सकें, ऐसा ना हो कि वो बहुत दूर हो। और तीसरी चीज़ अफोर्डेबल होना चाहिए, मतलब उसकी कॉस्ट हमारी इनकम के अंदर में आनी चाहिए। तो जो बचा हुआ पार्ट था उसको अभी कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था, व्हाट इज़ बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या होता है? जो फूड ग्रेन्स गवर्नमेंट किसानों से खरीदती है, और किस प्राइस पे खरीदती है? MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। और गवर्नमेंट खुद नहीं खरीदती है, कौन सी गवर्नमेंट की बॉडी खरीदती है? उसका नाम है FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। वो स्टॉक्स खरीद के क्या करती है? अपने वेयर हाउस पे रखती है, और उसी सारे फूड ग्रेन्स को कहा जाता है बफर स्टॉक। तो इसके आगे का जो टॉपिक है, व्हाट इज़ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब गवर्नमेंट ने फूड ग्रेन्स किसानों से तो खरीद लिया है, पर गवर्नमेंट उस फूड ग्रेन का करेगी क्या? अल्टीमेटली तो वो पब्लिक में ही डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जो ज़रूरतमंद पब्लिक होगी, जिनको फूड ग्रेन्स की ज़रूरत है। तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि FCI के थ्रू ही गवर्नमेंट ढेर सारे शॉप्स अलॉट करती है, जिसको क्या कहा जाता है? उसको राशन शॉप्स कहा जाता है, या फिर इसको कहते हैं फेयर प्राइस शॉप्स। ये शॉप्स कहाँ होते हैं? हर गांव, हर टाउन, हर सिटी में अवेलेबल होते हैं। और एक डेटा दिया हुआ है कि लगभग 5.5 लाख राशन शॉप अभी तक हैं, जो कि बहुत पुराना डेटा है, इससे काफ़ी ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट के वेयर हाउस में सारे स्टॉक्स रखे होते हैं ग्रेन्स के, और फिर गवर्नमेंट शॉप्स अलॉट करती है, जिसको कहा जाता है राशन शॉप। उस राशन शॉप पे क्या होगा? ये सारे स्टॉक्स आएंगे, फूड ग्रेन्स। और यहाँ पे देखो, ये फ़ोटो बनी हुई है, ये किसकी फ़ोटो है? ये है राशन शॉप की फ़ोटो। यहाँ पे गवर्नमेंट ने इस शॉप को लाइसेंस दिया है। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है अपने स्टॉक्स भेजती है, और जिन जिन लोगों का भी एक राशन कार्ड बना होगा, उनको एक फिक्स्ड अमाउंट में गेहूँ, चावल, केरोसिन, शुगर, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और इसी को जिस सिस्टम के थ्रू गवर्नमेंट से पब्लिक तक पहुंचाया जाता है, इसी को कहा जाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जैसे सारा स्टॉक तो FCI के वेयर हाउस में रखा हुआ है। अब उसके वेयर हाउस से शॉप को पब्लिक तक पहुंचाना, और किसके थ्रू पहुंचाया जाता है? वो पहुंचाया जाता है राशन शॉप्स के थ्रू। तो इसी सिस्टम को कहा जाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? जैसे स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स मिलता है, शुगर मिलता है, केरोसिन मिलता है। हालांकि ये पुरानी बुक है, इसलिए इसमें अपडेट नहीं है, क्योंकि अब केरोसिन 2 साल से जो है बंद हो गया है मिलना। और प्राइस क्या होती है? प्राइस बहुत ही मिनिमम प्राइस होती है, 1 रुपये, 2 रुपये इस पे दिया जाता है। और किस प्राइस पे गवर्नमेंट किसानों से खरीदती है? उसको कहा जाता है MSP। एनी फैमिली विथ अ राशन कार्ड कैन बाई अ स्टिमुलेटेड अमाउंट ऑफ दीज आइटम्स। तो जिस भी फैमिली के पास राशन कार्ड होगा, वो फैमिली जो है इस राशन शॉप से सस्ते दामों पे अनाज खरीद सकेगी। क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, 35 kg ऑफ ग्रेन्स मिलता है, 5 लीटर ऑफ केरोसिन मिलता है, 5 kg ऑफ शुगर मिलता है, और कोई नई चीज़ जो भी सरकार ने इंट्रोड्यूस किया हो, जैसे बीच में सरकार चना दे रही थी, इस तरह से। एक है, देर आर 3 काइंड ऑफ राशन कार्ड्स। 3 तरह के राशन कार्ड होते हैं। पहला है अंत्योदय कार्ड, फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, मतलब जो गरीब से भी ज़्यादा गरीब है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। दूसरा होता है BPL कार्ड, BPL मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, वो लोग जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। और तीसरा होता है APL कार्ड, फॉर ऑल अदर होल्डर्स, मतलब जो लोग BPL तो नहीं है,
पर दे आर ऑल्सो नॉट एबल टू अफोर्ड द फूड ग्रेन्स, तो उनके लिए भी APL कार्ड होता है। ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि विजिट योर एरिया राशन शॉप, अपने एरिया के राशन शॉप पे जाओ और गेट द फॉलोइंग डिटेल्स, उनसे ये फॉलोइंग डिटेल्स मांगो। क्या है? व्हेन डज द राशन शॉप ओपन, राशन शॉप कब खुलती है, और व्हाट आर द आइटम्स, आप कौन कौन से चीज़ें देते हैं। फिर कंपेयर करो कि किस दाम पे वहाँ पे मिलता है और किस दाम पे नॉर्मल जनरल स्टोर्स पे मिलता है। क्या तुम्हारे पास राशन कार्ड है, क्या तुम्हारी फैमिली के पास राशन कार्ड है, क्या तुम्हारी फैमिली को यहाँ से अनाज मिलता है, ये सब सवाल हैं। अब आगे देखते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ rationing in India dates back to the 1940s against the drawback of बंगाल फेमाइन। राशन कार्ड की ये जो स्कीम है ये कब से शुरू हुई थी? ये 1940 से शुरू हुई थी, जब बंगाल में फेमाइन आया था। बंगाल में फेमाइन आया था तो मतलब बहुत से लोग भूखे रहते थे, अनाज की कमी हो चुकी थी। द rationing system was revived in the wake of an acute फूड शॉर्टेज ड्यूरिंग द 1960s। और इस सिस्टम को दोबारा रिवाइव कब किया गया? 1960 में, क्योंकि उस समय भी क्या थी, 1947 के बाद हमारे पास, हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो फूड ग्रेन्स की बहुत कमी थी, शॉर्टेज थी बहुत ज़्यादा। और उसी को कॉम्बैट करने के लिए सरकार ने क्या लॉन्च किया था? ग्रीन रेवोल्यूशन। In the wake of high evidences of poverty level, as reported by NSSO in the mid-1970s, three important food intervention programs were introduced। तो पॉवर्टी को कॉम्बैट करने के लिए, पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने 1970 में 3 इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम किए। पहला प्रोग्राम है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर द फूड ग्रेन्स इन एग्जिस्टेंस अर्लियर बट स्ट्रेंथन। इसको क्या हुआ, पहले से ये सिस्टम था लेकिन इस सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत बनाया गया कि और जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको फूड नहीं मिल पा रहा है उन तक भी पहुंचाया जा सके। दूसरा स्कीम था इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, कि जो नवजात बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा किया जा सके। और ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी? 1975 में। उसके बाद तीसरा जो स्कीम आया उसका नाम है फूड फॉर वर्क, मतलब काम के बदले खाना दिया जाएगा, और ये स्कीम लॉन्च हुई थी 1977 में। ओवर द years several new programs have been launched and some have been restructured with the growing experience of administering the programs। इसके बाद क्या है कि और भी बहुत से प्रोग्राम्स लॉन्च हुए हैं, जैसे मनरेगा है, फिर मिड डे मील आया, इस तरह के प्रोग्राम्स। और जैसे जैसे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को और एक्सपीरियंस होता गया, फीडबैक्स आते गए, वैसे वैसे और अलग अलग स्कीम्स जो है वो लॉन्च होती रही। एट प्रेजेंट देयर आर सेवरल पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। अभी बहुत से गरीबी ख़त्म करने के लिए प्रोग्राम चलते हैं, मोस्टली इन रूरल एरिया। ज़्यादातर कहाँ चलते हैं? रूरल एरिया में, गांव के एरिया में। विच हैव एन एक्सप्लिसिट फूड component also, while some of the programs such as PDS, midday meals etc are exclusively food security program। ये सब जो प्रोग्राम्स हैं, PDS, मिड डे मील, ये सब किस लिए हैं? स्पेशली है कि ये जो फूड सिक्योरिटी है उसको बनाया जा सके और भूखमरी को जो है ख़त्म किया जा सके। मोस्ट ऑफ द PAPs also enhance food security। Employment program greatly contribute to food security by increasing the income of the poor। ये तो जो तरीका अभी हमने बताया PDS, मिड डे मील, ये क्या है कि डायरेक्ट फूड हमने जिसको ज़रूरत थी उसको दे दिया गया। कुछ स्कीम्स और भी हैं, जैसे मनरेगा आया, या इसके अलावा भी रोज़गार के लिए बहुत सी स्कीम्स आई। उससे क्या हुआ, लोगों को रोज़गार दिया गया। रोज़गार दिया गया तो लोग काम करेंगे, उसके बदले उनको सैलरी मिलेगी। सैलरी मिलने से क्या होगा कि वो खुद जो है इन फूड जो है वो ख़रीद सकेंगे। तो अगर वो खुद फूड खरीद रहे हैं तो मतलब एक तरीके से तो हम उनको इस कैपेबल बना रहे हैं ना कि वो खुद फूड खरीद सकें। इससे भूखमरी की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आगे देखते हैं। द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट
2030. Current status of public the distribution system. Public distribution system is the most important step taken by government of India towards ensuring food security. क्या है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। किसने लिया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया था। किस लिए लिया था? फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। इन द बिगनिंग, शुरू में क्या हुआ? इन द बिगनिंग द कवरेज ऑफ पीडीएस वॉज यूनिवर्सल। शुरू में जो ये जो सिस्टम था ये सभी के लिए था कि हर किसी को जो है मिलेगा, विथ नो डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कोई अमीर गरीब का कोई डिफरेंस नहीं था। ओवर द ईयर द पॉलिसी रिलेटेड टू पीडीएस हैव रिवाइज्ड टू मेक इट मोर इफेक्टिव एंड टारगेटेड। धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया तो ये जो पॉलिसी थी उसको और टारगेटेड रूप में यूज़ की जाने लगी, जैसे कि जिनको फूड सिक्योरिटीज़ की प्रॉब्लम है उन्हीं को दिया जा सके। जो लोग 2 वक्त का अपने खाने का जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं उन्हीं को प्रोवाइड किया जा सके। और जिनके पास खाना मतलब फूड को ख़रीदने की कैपेसिटी है, इतनी इनकम है, उनको ना दिया जा सके, जिससे कि गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन भी कम पड़ेगा। तो इन 1992 revamped public distribution system was introduced in 700 blocks in the country. तो 1992 में एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुरू हुआ जो कि 1700 ब्लॉक्स में शुरू हुआ था। द टारगेट वॉज टू प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ पीडीएस टू रिमोट एंड बैकवर्ड एरिया। और इस सिस्टम का क्या टारगेट था कि हम जो है तो बेनिफिट दें, पीडीएस की बेनिफिट दें रिमोट एरियाज़ में, मतलब गांव देहात के एरिया में, एंड बैकवर्ड एरियाज़ में जहाँ पे जो है डेवलपमेंट नहीं हुआ है। टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस टू अडॉप्ट द प्रिंसिपल ऑफ टारगेटिंग द पुअर इन ऑल एरियाज़। इस स्कीम को किस उद्देश्य से लाया गया था कि हम सभी गरीबों को जो है वो टारगेट कर सकें, उनको भूखमरी हटाने के लिए। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट अ डिफरेंशियल प्राइस पॉलिसी वॉज अडॉप्टेड फॉर पुअर एंड नॉन पुअर। और ये पहली बार था कि जब गवर्नमेंट ने अलग अलग प्राइस निर्धारित किया था सेम सामान के लिए, मतलब चावल, वही चावल जो अमीर खरीदेगा उसके लिए दूसरा प्राइस होगा, और वही चावल जो गरीब खरीदेगा उसके लिए दूसरा प्राइस होगा। जाहिर सी बात है जो गरीब खरीदेगा उसके लिए प्राइस बहुत कम होगा in comparison to a person who are rich. Further, in 2000, two special schemes was launched. 2000 में क्या हो गया? 2 स्कीम और लॉन्च हुए। एक तो अंत्योदय अन्न योजना और दूसरा अन्नपूर्णा स्कीम। क्या नाम है इनका? अंत्योदय अन्न योजना और दूसरा अन्नपूर्णा स्कीम विथ स्पेशल टारगेट ग्रुप। और इन दोनों ग्रुप्स का क्या था? 2 अलग अलग टारगेट्स थे कि ये पर्टिकुलरली इन्हीं लोगों को जो है फूड पहुंचाएंगे। जैसे ये टेबल है 4.3, इसमें क्या है? पीडीएस 1992 में ये देखो यूनिवर्सल था, सभी के लिए था। फिर आरपीडीएस आया जो बैकलॉग एरिया के लिए था। फिर टीपीडीएस आया पुअर एंड नॉन पुअर विद बीपीएल और एपीएल कार्ड होल्डर्स के लिए था। फिर ये अंत्योदय योजना आया जो कि पुअरेस्ट ऑफ पुअर के लिए था, मतलब गरीबों से भी जो गरीब है उसके लिए था। फिर एपीएस आया, ये था इंडिजेंट सीनियर सिटीजन्स के लिए था। और फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया जो कि प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स के लिए था। और ये चीज़ें उन सबको दी जाती थी, किसी में 20 किलो, किसी में 5 किलो। ये है डेटा। द फंक्शनिंग ऑफ these two schemes were linked with the existing network of the PDS. इन दोनों स्कीम की जो फंक्शन था उसको किससे कनेक्ट किया गया? पीडीएस के साथ। और पीडीएस क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिस सिस्टम के थ्रू गवर्नमेंट एफसीआई के वेयर हाउस से सामान को ज़रूरतमंद लोगों को पहुंचाती है। सम इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ पीडीएस आर समराइज्ड इन 4, ये इस टेबल में दिया हुआ था। द पीडीएस हैव प्रूव्ड टू बी द मोस्ट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी ओवर द ईयर। गवर्नमेंट ये पीडीएस कैसा प्रूफ हुआ है? पीडीएस हैव प्रूव कि ये सबसे इफेक्टिव, सबसे अच्छा सिस्टम है
लोगों तक, ज़रूरतमंद तक फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। इट हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन एडवर्टिंग widespread hunger and famine by supplying food from surplus region of country to create deficit one। ये एक ऐसा तरीका है जिससे जहाँ पे फूड की कमी है, जहाँ पे फेमाइन आया है, उस एरिया में द सिस्टम इंक्लूडिंग द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सिस्टम क्या इंक्लूड करता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस को इंक्लूड करता है। एंड प्रोक्योरमेंट हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू एन इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड प्रोवाइड इनकम सिक्योरिटी टू फार्मर इन सर्टेन रीजन्स। क्या होता है कि गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे सामान जो है, सामान मतलब कि फूड ग्रेन्स जो है वो किसानों से ख़रीदती है और फिर उसको बिल्कुल कम दामों पे ज़रूरतमंद को राशन शॉप्स के थ्रू, जिनका राशन कार्ड बना होता है, उनको प्रोवाइड कराती है। यही है पीडीएस सिस्टम, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और एक चीज़ और जो इसका फ़ायदा है वो ये कि हमारे कंट्री में ऐसा नहीं है कि पूरी कंट्री में एकदम बराबर गेहूँ, चावल ये सब चीज़ें उगती हैं। कुछ रीजन में जो कि प्लेन एरिया है वहाँ पे ज़्यादा उगता है, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, यहाँ पे गेहूँ ज़्यादा उगता है। बंगाल का रीजन है, वहाँ पे चावल ज़्यादा होता है। यूपी के रीजन में चावल ज़्यादा होता है। तो वो एरिया जहाँ पे जो चीज़ कम है और वो एरिया जहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा है, तो जिस एरिया में जो फूड ग्रेन्स ज़्यादा हैं उसको भी हम वहाँ प्रोवाइड कराते हैं जहाँ पे वो फूड ग्रेन्स कम है। However, the public distribution system has faced several criticism on several grounds. Instances of hunger are prevalent despite overflowing granaries. FCI godown are overflowing with the grains and are some rotting away with some beans। क्या होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की कुछ बुराइयां भी हैं, मतलब क्रिटिसिज्म भी किया जाता है। पहला ये कि इतना अच्छा सिस्टम होने के बाद भी हम हंगर को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़, एफसीआई के गोडाउन में जो हम ख़रीदते हैं फूड ग्रेन्स वो सब भरे रहते हैं, फिर वहाँ प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं होती, वो फूड ग्रेन ख़राब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। या फिर वहाँ पे क्या है, चूहे होते हैं तो वो सब उसको काट डालते हैं, ख़राब कर देते हैं। जैसे न्यूज़ आती है कि बारिश में इतना गेहूँ जो है वो सड़ गया क्योंकि उसको जो है प्रॉपरली रखा नहीं गया था। अब पढ़ते हैं अंत्योदय अन्न योजना के बारे में। अंत्योदय अन्न योजना वाज लॉन्च्ड इन दिसंबर 2000 में ये लॉन्च हुआ था। अंडर दिस स्कीम 1 करोड़ ऑफ द पुअरेस्ट एमंग द बीपीएल फैमिलीज कवर अंडर द टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाज आइडेंटिफाइड। इस स्कीम के अंतर्गत 1 करोड़ बीपीएल फैमिलीज, पुअरेस्ट एमंग द पुअर फैमिली मतलब वो फैमिली जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं और उसमें भी उनसे भी ज़्यादा जो गरीब हैं, ऐसे 1 करोड़ लोगों को सरकार ने बहुत कम या फिर कह दो फ्री में जो है फूड प्रोवाइड कराया। पुअर फैमिली वर आइडेंटिफाइड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट थ्रू द बिलो पॉवर्टी लाइन। और वो कौन सा डिपार्टमेंट था जो बताया था कि हाँ ये लोग जो है वो सबसे ज़्यादा गरीब है, तो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है पुअर फैमिली वर आइडेंटिफाइड बाय रिस्पेक्टिव, मतलब हर स्टेट का जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट था उसने ये डेटा दिया था। 25 किलोग्राम ऑफ फूड ग्रेन वर मेड अवेलेबल टू ईच एलिजिबल फैमिली। हर एक फैमिली को कितना दिया गया? 25 किलो फूड ग्रेन्स। किस रेट पे? 2 किलो के हिसाब से, मतलब कि 50 रुपये में 25 किलो फूड ग्रेन्स दिए गए। और वो फूड ग्रेन्स में क्या था? गेहूँ था, मतलब 25 किलो गेहूँ 2 रुपये के हिसाब से, और 3 किलो 3 रुपये के हिसाब से चावल। दिस क्वांटिटी हैज़ बीन इनहेंस फ्रॉम 25 kg टू 35 kg। फिर जैसे और समय बीता तो 2002 में 25 kg से इसको कितना कर दिया गया? 35 kg। द स्कीम हैज़ बीन फर्दर एक्सपेंडेड ट्वाइस बाई एडिशनल 50 लाख फैमिलीज।
उसके बाद इस स्कीम को और आगे बढ़ाते हुए 50 लाख फैमिली को और ज़्यादा इसमें इंक्लूड किया गया। फिर जून 2003 में विद द इंक्रीज 2 करोड़, अब 2004 में जो है लगभग 2 करोड़ फैमिलीज को कवर किया गया है इसके अंदर। ये एक ग्राफ है, सेंट्रल फूड ग्रेन व्हीट एंड राइस स्टॉक एंड मिनिमम बफर नॉर्म्स। तो ये जो येलो वाला लाइन है ये बता रहा है बफर नॉर्म्स और एक्चुअल स्टॉक्स, मतलब बफर नॉर्म इतने हमें रखने थे। ये वाला जो ग्राफ है ये बता रहा है कि हमें इतने स्टॉक्स स्टोर करने थे और हमने इतने ज़्यादा स्टोर किए हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्टोर किए हैं। और ये डेटा किस में है, मंथ में है। सब्सिडी इज अ पेमेंट, यहाँ पे है, सब्सिडी इज अ पेमेंट that a government makes to a producer to supplement the market price of a commodity. Subsidy can keep consumer price low while maintaining a high income for domestic products. सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी एक स्कीम है या इसको एक सिस्टम कह सकते हैं जिसके तहत गवर्नमेंट प्रोड्यूसर को एक हेल्प देती है कि तुम्हारा जो सामान है उसके प्राइस को तुम कम कर सको। जैसे अगर मैं एक किसान हूँ और मैंने गेहूँ उगाया, गेहूँ 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से उगा, तो अब मार्केट में ये गेहूँ 10 रुपये प्रति किलो जाएगा और सब लोग 10 रुपये प्रति किलो बेचेंगे, तो हो सकता है मेरा गेहूँ ना बिके। पर अगर मान लो मैं गरीब किसान हूँ तो सरकार मुझे क्या दे देगी, 8 रुपये की सब्सिडी दे देगी, 8 रुपये 6 रुपये जो भी जैसा स्कीम चलता रहेगा। तो अगर 8 रुपये की सब्सिडी दे दी तो मतलब मैं अब गेहूँ कितने में बेच सकूँगा, 2 रुपये में बेचूँगा। बाकी का 8 रुपये मुझे कौन देगा, सरकार देगी। तो अब मार्केट प्राइस मान लो 10 रुपये है लेकिन मैं गेहूँ 2 रुपये में बेच रहा हूँ, तो मेरा फ़ायदा होगा ना, लोग मुझसे खरीदेंगे। और तो ये जो मुझे प्राइस कम मिला वो प्राइस कौन दे रहा है, सरकार दे रहा है, इसी को कहते हैं सब्सिडी। जैसे सिलेंडर में था पहले कि 1000 रुपये की गैस होती थी, 1000 रुपये की गैस थी पहले, और उसमें से लगभग 500 रुपये गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी हमें। तो हमें गैस के लिए कितना रुपये देना पड़ता था, 500 रुपये। मार्केट प्राइस 1000 था लेकिन क्योंकि 500 रुपये गवर्नमेंट से हमें सब्सिडी मिलती थी इसलिए हमें कितना कॉस्ट हमारे ऊपर पड़ता था, 500 रुपये। In 2014, the stock of wheat and rice with FCI was 65 million tons. ये एक डेटा दिया हुआ है कि 2014 में FCI के पास वीट और राइस मिला के 65.3 मिलियन टन्स थे, विच वॉज मच मोर देन द मिनिमम बफर स्टॉक, जो कि मिनिमम बफर स्टॉक जितना उनको सामान इकट्ठा करना था उससे बहुत ज़्यादा थे। However, these remain consistently higher than the buffer norms. The situation improved with the distribution of food grain under the different scheme launched by the गवर्नमेंट। और ऐसा ही क्यों हो सका, क्योंकि गवर्नमेंट ने जैसे अलग अलग स्कीम्स लॉन्च की उसके तहत। देयर इज़ अ जनरल consensus that high level of buffer stock of food grain is very undesirable and can be wasteful। ऐसा माना जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा बफर स्टॉक होगा तो वो सही नहीं है, क्योंकि उससे बहुत से जो फूड ग्रेन्स हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। द स्टोरेज ऑफ मैसिव फूड ग्रेन हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई कैरिंग कॉस्ट। और बहुत ज़्यादा अगर सामान इकट्ठा करोगे तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी तो कॉस्ट लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जिसको कहा जाता है कैरिंग कॉस्ट। इन एडिशन ऑफ वेस्टेज, जो कि कुछ सामान वेस्ट भी हो जाएंगे, कैरिंग कॉस्ट भी ज़्यादा रहेगा। फ्रीजिंग द MSP फॉर अ फ्यू ईयर्स शुड बी कंसिडर्ड सीरियसली। MSP के भी अपने कुछ नुकसान हैं जो कि यहाँ पे भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको आगे बताएंगे कभी। द इंक्रीज फूड ग्रेन procurement at enhanced MSP is the result of the pressure exerted by leading food grain production। yes, ठीक है, सब डेटा दिया हुआ है, पंजाब में इतना था, यहाँ पे इतना था। एज पर द NSSO रिपोर्ट, NSO की एक रिपोर्ट आई थी जो कि जिसका नाम है नंबर 558 इन रूरल इंडिया, द पर पर्सन
per month has declined from 6.3 kg in 2004 to 5.92 kg पर इतना। एनएसओ ने क्या कहा कि जो हर फैमिली को, हर आदमी को जितना हर महीने जितना फूड ग्रेन चाहिए वो 5.38 kg से कम होकर 5.98 kg हो गया, और इन अर्बन एरिया में वो 4.71 kg हो गया। ये इसके डाटा है। फिर पीडीएस डीलर हैव सम टाइम फाउंड रोस्टिंग द मेल प्रैक्टिसेस। अब होता क्या है कि जो राशन शॉप्स होती हैं तो उसके जो ओनर होते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पे उस सामान को, जो सामान सरकार ने भेजा, मतलब दाल गेहूँ चावल, उसमें कुछ मिलावट कर देते हैं, तो अच्छी क्वालिटी फिर नहीं रह जाती, वो ख़राब हो जाती है, ख़राब क्वालिटीज़ दी जाती है लोगों को, तो उससे उनकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है, न्यूट्रिशन नहीं अच्छा मिल पाता है। रोल ऑफ कोऑपरेटिव इन फूड सिक्योरिटीज़। The cooperatives are also playing an important role in food securities in India, especially in the northern and western part of country. The cooperative societies are set up shop to sell low price goods to poor people. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं कि कुछ लोग मिल के जो है वो सोशल वर्क शुरू करता है। वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी की दूसरी डिफिनीशन है, लेकिन इतना समझ लो कि कुछ लोग मिलते हैं और कहते हैं, वो लोग जो है कहते हैं कि चलो अच्छा हम लोग मिल के कुछ अच्छा काम करते हैं, तो उसके लिए उन्होंने, जैसे एनजीओ टाइप का होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, द कोऑपरेटिव आर आल्सो प्लेइंग इंपॉर्टेंट, इन पे भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटअप शॉप, तो ये लोग मिल के क्या करते हैं, शॉप खोलते हैं, जैसे राशन कार्ड है फॉर एग्जाम्पल। आउट ऑफ ऑल फेयर प्राइस शॉप रनिंग इन तमिलनाडु, और ये सब कौन से एरिया में ज़्यादातर देखा जा रहा है, तमिलनाडु के एरिया में देखा जा रहा है, दिल्ली में भी है, जैसे मदर डेयरी, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ही तो है। अमूल क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो ये लोग क्या इंश्योर करते हैं कि सामान जो है वो लोगों तक पहुंच सके। ये देखो अमूल है, मदर डेयरी है, ये सब। यही था ये चैप्टर, यहाँ से समरी। ओके, थैंक यू।